नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज का हमारा विषय है पीएम आवास पर गदर। यूं तो कहते हैं घर सुकून देता है, शांति देता है, लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है जहां शांति और सुकून के बीच भी राजनेता बहस, शोर और नारेबाजी की वजह ढूंढ ही लेते हैं। इस बार प्रश्नकाल हंगामे से भरा रहा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये हंगामा विपक्ष की वजह से कम, सत्ता पक्ष की वजह से ज्यादा बरपा। लेकिन आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का माहौल थोड़ा टाइट था। आज विपक्ष की तरफ से मोर्चा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने थाम रखा था। दरअसल प्रश्नकाल में आज प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भूपेश बघेल ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से सवाल पूछा। विजय शर्मा ने मोदी और साय सरकार के डबल इंजन के आंकड़े गिनाने शुरू किए तो भूपेश बघेल को ये आंकड़े नागवार गुजरे। सदन के अंदर तो खींचतान मची ही रही, सदन के बाहर भी दोनों के बयानों से मामला और गर्म हो गया। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। किसानों की धान हो या गरीबों का आशियाना, छत्तीसगढ़ की सियासत में बयानबाजी हमेशा जिंदाबाद रहती है। 2023 के विधानसभा चुनाव में पीएम आवास बड़ा मुद्दा बना। सत्ता परिवर्तन के बाद सबसे पहली फाइल भी पीएम आवास की साइन हुई। अब जितनी तेजी से गरीबों के आशियानों में ईंटों की चुनाई चल रही है, सूबे के सदन में भी उतना ही हंगामा बरपा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मांगी जानकारी। 2016 से 2025 तक बने पीएम आवास की डिटेल। अलग अलग आंकड़े आने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सवालों का दिया जवाब। पहली कैबिनेट में ही 18 लाख आवासों की स्वीकृति। सीजी में 11 लाख से ज्यादा पीएम आवास बने। 11 लाख में से 8 लाख घर बीजेपी सरकार ने बनवाए। विजय शर्मा ने कहा, भूपेश सरकार में 3 लाख पीएम आवास बने। कांग्रेस का दावा, हमने 7 लाख से ज्यादा घर बनवाए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने चर्चा के लिए मांगा समय। सदन में पहली बार सत्ता पक्ष के विधायक ने मांगा वक्त। आंकड़ों की बाजीगरी पर खूब सियासी हो हल्ला हुआ। वक्त मांगने पर विजय शर्मा घिर गए। पूर्व सीएम और वर्तमान डिप्टी सीएम के बीच जमकर तीर चले। 7 लाख के आसपास आवास हमारे शासनकाल में बने और इसके शासनकाल में 24-25 में 1,65,620। अब ये आंकड़े उनके हैं, तो अभी तक के सदन को पूरे प्रदेश की जनता के गुमराह कर रहे थे कि कांग्रेस शासनकाल में गरीबों का आवास इन्होंने छीन लिया, जबकि ये खुद आंकड़े दे रहे हैं कि 7 लाख हमारे शासनकाल में बने। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर समूचे प्रदेश में लगभग 11 लाख आवास, 11 लाख से अधिक आवास बने हैं। उसको छोड़कर 18 लाख और आवास बनने की बात हम लोगों ने प्रारंभ में ही अपने आंदोलन में ही कही थी और विष्णुदेव जी की सरकार उस काम को कर रही है। 8,25,000 आवास 11,58,000 आवासों में से भाजपा की सरकारों के द्वारा बनाए गए हैं। सूबे की सियासत में पीएम आवास को लेकर राजनीति सालों से हो रही है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सदन में आंकड़ों के तीर चलने लगे हैं। बीजेपी ने विपक्ष में रहते सड़क से सदन तक शोर मचाया, तो अब बारी कांग्रेस की है, जिसका ट्रेलर विधानसभा में भी नजर आया। ऐसे में कांग्रेस क्या इसे लेकर कोई बड़ा प्रदर्शन करेगी? ये बड़ा सवाल है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। दरअसल भूपेश बघेल को आपत्ति आंकड़ों पर थी। वो आंकड़े जो समय समय पर उनके जले पर नमक छिड़कते रहते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि याद होगा आपको 2023 में भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकने का शंखनाद भाजपा ने इसी आवास योजना को लेकर राजधानी में बड़े प्रदर्शन से किया था। उसी प्रदर्शन के बाद भाजपा ने वक्त वक्त पर तत्कालीन भूपेश सरकार पर यह बात साबित करने की कोशिश की कि यह सरकार गरीब विरोधी है, गरीबों के घरों को उजाड़ती है और गरीबों के हक से खिलवाड़ करने वाली सरकार है। चुनाव आते आते भाजपा ने आंकड़ों का ऐसा गणित सबके सामने रखा जिसमें यह कहा गया कि भूपेश सरकार गरीबों का घर बनने ही नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने पैसा भेजा, लेकिन राज्य ने राज्यांश जमा नहीं किया, जिसकी वजह से गरीबों का घर नहीं बना और पैसा वापस चला गया। हम ये नहीं कहते कि 2023 में कांग्रेस की हार की यही वजह थी, लेकिन इतना जरूर है कि हार की प्रमुख वजहों में से यह भी एक वजह थी। लिहाजा आज जब प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठा तो कांग्रेस आग बबूला हो गई, नारेबाजी और बात वॉकआउट तक पहुंच गई। आखिर
आवास योजना पर कांग्रेस क्यों हुई इतनी आक्रामक? क्या वाकई में आंकड़ों में कोई झोल है? चलिए बहस की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल हैं? पहला सवाल, क्या पीएम आवास पर सदन में मचा गदर विपक्ष का ट्रेलर है? दूसरा सवाल, क्या चर्चा के लिए अतिरिक्त समय मांगकर विजय शर्मा खुद घिर गए? तीसरा सवाल, आंकड़ों की बाजीगरी गरीबों के आशियानों में अड़चन तो नहीं डालेगी? 3 सवाल हैं। अब मेहमानों से आपका तारुफ कराऊंगा। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र जी, क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना आप लोगों की दुखती हुई रग है, इसलिए आज इसकी झलक सदन में दिखाई भी दे गई? आदित्य जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरा छोटा सा निवेदन है, पीएम आवास की जो सरकारी साइट है केंद्र सरकार की, आप तस्दीक कर लें। मोबाइल पे मैंने खोला है इसको। अभी तक जितने भी राज्यों को 2016 में ये योजना शुरू हुई है, 2016 से आज दिनांक तक जो लक्ष्य तय किए गए हैं राज्यों के लिए और जो लक्ष्य पूरे हुए हैं, इसका पूरा डेटा जो है इस सरकारी वेबसाइट पर, केंद्र सरकार के पीएम आवास के साइट पर मौजूद है। बेहद दुखद और निंदनीय है। देखिए आदित्य जी, सरकारें आती है जाती है, सदन जो है लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, लेकिन आज जिस तरह से सरकार का जो चरित्र, डिप्टी सीएम है, संविधान की शपथ लिए हैं और जिस तरीके से झूठ परोसा गया, और ये अभी पहली बार नहीं, मोदी शाह के इस नए अमृतकाल का जो दौर है, लगातार ऐसी बातें सामने आ रही है। जिस तरह से अपने ही आंकड़ों को झुटलाने का जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चरित्र रहा है, एक से बढ़कर एक जो झूठे आंकड़े जो फेंके जाते हैं, उसका ये प्रमाण है। आज भी डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि पुराने लक्ष्य को छोड़ के 18 लाख आवास हमने नए दिए। पहले भी भाजपा के नेताओं के द्वारा ये दावा किया गया कि पहली कैबिनेट में छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास जो है वो स्वीकृत किए गए, जबकि सच्चाई ये है। मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि यह सरकारी साइट है पीएम आवास का, और आज यह भी झूठ बोला गया, छत्तीसगढ़ की जनता को अपमानित किया गया सदन के भीतर कि केवल छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहां लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, जबकि असलियत यह है कि छत्तीसगढ़ ने इसी साइट पर यह मौजूद है कि 83.88 जो कुल लक्ष्य है, टारगेट है, उसकी स्वीकृति दर जो है छत्तीसगढ़ में लगभग 84% है, जबकि हरियाणा जो भाजपा शासित राज्य है वहां केवल 51%, केरल में 30%, तमिलनाडु में 78%, हिमाचल में 80% और पंजाब में 68% है। ये 5 राज्य हैं जहां छत्तीसगढ़ से कम काम हुए, और ये लगातार ये झूठ बोलते रहे कि कांग्रेस की सरकारों में पीएम जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र जी। जबकि आज जो आंकड़े आए, ये 2 आंकड़े हैं। एक आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट है, दूसरा वर्गवार। जब से ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं। रमन जी की सरकार थी, रमन सिंह की 2016 से 18, उसके बाद कांग्रेस की सरकार में राजीव जी कुल केवल 6,99,000 आवास बचे। राजीव जी, और ये बेशर्मी से झूठ बोला जा रहा है, क्या इसके लिए ये माफी मांगेंगे? ठीक है सुरेंद्र जी, प्लीज। जी सुरेंद्र जी, मैं राजीव जी के पास राजीव जी, भूपेश बघेल अगर आंकड़े मांग रहे हैं कि उनके कार्यकाल में आवास का क्या आंकड़ा है, दे दीजिए ना, कितने बनवाए आंकड़ा। शक तो होता है ना कुछ गड़बड़ है, तभी आप आंकड़ा नहीं देना चाहते। दे दीजिए, सुरेंद्र जी मांग रहे हैं तो दिक्कत क्या है? राजीव जी। बिल्कुल आदित्य जी, आपको भी आंकड़े मिल जाएंगे, सुरेंद्र जी को भी मिल जाएंगे, भूपेश बघेल जी को भी मिल जाएंगे। लेकिन जिस गरीब का घर रोका गया था ना, कि राजनीति शिगुफा था कि केंद्र का आश्वास मिल गया, इसका नाम प्रधानमंत्री आवास क्यों है, हम क्यों 40% राज्यांश दें, 100% दें केंद्र। उस समय उस गरीब के आंसू की आह भूपेश बघेल ने झेली है और कांग्रेस पार्टी को सफाया कर दिया। मैं भी उस आंदोलन में शामिल था, मोर आवास मोर अधिकार। क्यों नहीं देते थे? आज वो आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। 2016 से जब से योजना शुरू हुई थी, उस योजना की पहली किस्त केंद्र सरकार की जो आई, इसे भूपेश बघेल जी ने रोक दिया। उसके बाद देखिए आंकड़े इसलिए दिखते हैं कि मकान आपने स्लैब डाला, आपने नींव की खुदाई की, केंद्र का अंशांश आ गया, राज्य अंशांश नहीं आया। जब वो छत खड़ी करने के गए, मकान अधूरे पड़े रह गए, लाखों मकान अधूरे पड़े रह गए। राजीव जी, आंकड़े दे दीजिए, आंकड़े मांग रहे हैं सुरेंद्र जी, तो उस समय आंकड़े दे दीजिए। हाँ बता रहा हूँ, दे दीजिए भाई। आप भी मायाजाल में कहीं ना कहीं सुरेंद्र जी को लपेट रहे हैं, आंकड़े दे दीजिए भाई। नहीं, आंकड़े और असलियत नहीं, मेरे पास भी आंकड़े हैं। कितने आवास अस्वीकृत हो गए थे, मेरे पास भी आंकड़े हैं, और उन लोगों के हमने फॉर्म भी भरवाए। क्यों नहीं हुए उन लोगों के घर? उन लोगों के घर अभी पूरे हो गए। तो आंकड़ों में दिखता है कि वो घर कब के हैं, 2019, 20, 21 के हैं। क्यों है?
क्योंकि अधूरे थे, वो अब जाके पूरी हुई जब राज्यांश दिया गया। जब हमारी सरकार आई, राज्यांश दिया गया, तब वो आंकड़े पूरे हुए। यानी आंकड़ों, हकीकत कुछ और है, आंकड़ों की बाजीगरी कुछ और है। मैं जवाब देता हूं। रामदास जी, भूपेश बघेल जी ने गरीबों को आवाज से वंचित किया, इसीलिए वो चले गए। अब आंकड़ों में यह दिखता है कि मान लीजिए आपने मकान के लिए अप्लाई किया, ठीक है, मैं वापस भी आऊंगा आपके पास। राजीव जी प्लीज, बहुत लंबा जवाब अपने लिए पक्के मकान बनवा रहे थे नए राजधानी। ठीक है रामदास जी, आज प्रधानमंत्री आवास योजना पर जो बहस हुई, वॉकआउट तक बात पहुंची, क्या लगता है वाकई में आंकड़ों में कुछ झोल है या कांग्रेस का दर्द है जो उभर कर बार बार सामने आ रहा है? रामदास जी। आदित्य, आपने सही कहा, कांग्रेस का दर्द है। कांग्रेस उस तरह से उस समय प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाई जिस आक्रामकता के साथ भाजपा ने उस समय रणनीति के साथ मकान के मुद्दे पर आंदोलन शुरू की, अपनी बातें रखी, वैसा बात जो है कांग्रेस नहीं रख पाई। दूसरे तब खुद टीएस बाबा और अपनी पार्टी के खिलाफ खींचा लेकर कराते रहे पार्टी की, तो पार्टी के भीतर के झगड़े, एक दूसरे भाजपा की आक्रामकता के चलते कई बात जो छुपी रही थी वो आज विधानसभा में खुलकर सामने आ रही है। तो एक तरह से आंकड़े का बाजीगरी जो खेला गया है या रणनीति जो खेला गया, उसमें रणनीति में भाजपा सफल रही। अब जब साल बीता जा रहा है तब जो बात सामने आ रही है वो दूसरा दिशा नजर आ रहा है। तो अब जो मकानों का जो मामला है वो गरीब बेचारे फुटबॉल की तरह है, इधर उधर आवेदन लेके अभी भी घूम रहे हैं, उनके मकान अभी भी नहीं बने हैं, उनको राशि अभी भी नहीं मिली है। तो उसके लिए जो फंड जारी करके काम होना चाहिए, निश्चित तौर पर काम को गति अब आना चाहिए। अभी तक एक भावनात्मक मुद्दा रहता है, गरीबी, इंदिरा आवास, पहले प्रधानमंत्री आवास में इस तरह के मुद्दे उठाने से पार्टियों को फायदा होता है। और वो पार्टी रावत जी, उस समय मुझे ऐसा लगता है कि रावत जी उस समय सुरेंद्र जी आज जितना बढ़िया सवाल इस पे उठा रहे हैं, शायद उस दिन सुरेंद्र जी को सामने रख दिया जाता तो शायद इनके मंत्री जो जवाब नहीं दे पाते, शायद बेहतर सुरेंद्र वर्मा जी देते। मैं आऊंगा सुरेंद्र वर्मा जी के पास। सुरेंद्र जी, आपके कार्यकाल में कितने प्रधानमंत्री आवास बने थे? कुछ आंकड़ा याद है आपको? चलिए याद नहीं तो हम बता देते हैं। आज 2021-22 में 6 लाख आवास बनने की बात भूपेश बघेल ने की है, लेकिन फिर भी ये आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, वो आंकड़े जो है सुरेंद्र जी, वो इस सरकार ने जो आंकड़े दिए उस आंकड़ों से काफी कम है। सुरेंद्र जी। आदित्य जी, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि मीडिया जो है आज जो झूठ परोसा गया सदन के भीतर, उस पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? 2 आंकड़े सदन के भीतर दिए गए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। एक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जिसमें 18-19 से 2016 में योजना हुई, उसके बाद से लगातार साल दर साल जो आवास बने वो उसके आंकड़े हैं, और दूसरा पंचायत विभाग के द्वारा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये सरकार जो दावे करे। दूसरी बात, भाजपा के मेरे साथी प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने किस भेजा और राज्य सरकार ने ठुकराया। यह क्या संभव है? राम अवतार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आदित्य सुन लीजिए क्या प्रक्रिया, अपने समय में बोलिएगा, अपने समय ठीक है राजीव सुन लेते, प्लीज राजीव सुन लेते। योजना में ना अपने समय में बोलिएगा, बहुत झूठ बोलिए। जिस बेशर्मी से झूठ सदन के भीतर बोला जा रहा है वो आपत्तिजनक है। केंद्रीय योजना में पीएम आवास में मैचिंग ग्रांट की राशि राज्य सरकार जमा करती है। 21-22 में शून्य क्यों किया गया? क्यों उस लक्ष्य को बढ़ाया गया? 540 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक से राज्यांश के तौर पर स्वीकृत था, उसके बावजूद केंद्र सरकार ने 0 किया उस साल और उसको आगे बढ़ाया। और जो झूठ आज भी सदन में बोले जा रहे हैं, ये ऐतिहासिक सत्य है। वर्गवार आंकड़े आज ही जो सदन में पेश किए गए, कांग्रेस की सरकार में बेहतर ढंग से संचालित होता था योजना। 18 लाख आवास, 12,000 जहां पर पंचायत है, हर पंचायत में 150 नए हितग्राहियों को मिलना चाहिए। एक पंचायत बता दे जहां 50 लोगों को भी नया आवास स्वीकृत किया हो। तो जिस बेशर्मी से सरकार झूठ बोल रही है सदन की गरिमा के खिलाफ, जो सदन में मंत्री और डिप्टी सीएम जो जवाब दे रहे हैं उस पर सवाल होना चाहिए। आज भी सवाल विपक्ष से जो झूठ बोला गया। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रणनीतिक रूप से सफलता की बात कर रहे। कांग्रेस के नेता झूठ नहीं बोला करते। जो झूठे आरोप लगा के यह सरकार में आए, आवास का इन्होंने सपना दिखाया और ये अभी भी दावा करते हैं पहले कैबिनेट में हमारी सरकार ने, शायद सरकार ने 18 लाख आवास दिए। आज सदन में इस बात को साबित ही के मंत्री ने, डिप्टी सीएम ने किया कि 18 लाख का दावा जो है इनका पूरी तरह से झूठा है। 18 लाख ना आप बताइए, मैं तो केंद्र सरकार की साइड बता रहा हूं, बता दीजिए कितना स्वीकृत हुआ है। और दूसरी बात,
छत्तीसगढ़ को सबसे पीछे बताया गया, स्वीकृत कर दिया। छत्तीसगढ़ को 20 पीछे बताया गया, उसके लिए क्या ये माफी मांगेंगे? हम राज्यांश बिल्कुल नहीं, राज्यांश था पंजाब नेशनल बैंक से 540 करोड़ का, उसके बाद तिलक बढ़ाया गया को ठुकरा दिया। ये केवल पीएम आवास नहीं है, ठीक है। 21 तक में जल जीवन मिशन का काम पूरा होना था, अमृत मिशन का। ठीक है राजीव जी आप लोग का कहना है कि भूपेश सरकार ने घर बनने नहीं दिया, कांग्रेस कह रही है घर बने। गरीबों जो गरीब हैं राजीव जी, गरीबों के घर पर श्रेय की राजनीति क्या सही है? आप खुद बता दीजिए राजीव जी। मैं बता देता हूं। अब तकनीकी चीजों को आप समझिए। 18-19 में जो राज्यांश मिलना चाहिए था, राज्य सरकार ने सही समय पर वो राशि बैंक में जमा नहीं की। खर्च हो गया 20-21 अरे क्यों नहीं बनेगा? 16 से राज्य सरकार राज्यांश जमा नहीं करती तो कैसे बचा था? 3.5 लाख आवास 18-19 में बने, 3.5 लाख आवास बने 18-19 में। आपकी सरकार में से झूठ बोलना बंद कर दे। आपकी सरकार ने राज्यांश, सुरेंद्र जी सुन तो लीजिए, आप 18-19 में अपने पाप को ढक लेंगे। जनता ने तो आपको पाप का श्राप दे दिया ना। अरे आप झूठ और मैं बता रहा हूँ, फाजी में मोदी जी के ये भक्त हैं। ठीक है, सुन लेते सुरेंद्र जी आपने कहा था कि मेरे समय पे मत बोलिए, अब उनको भी बोलने दीजिए ना। सुरेंद्र जी सुन लेते हैं प्लीज, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा प्लीज। अच्छा आप बोल लीजिए, झूठ बोल लीजिए। 18-19 में कितने आवास बने बताइए? एक मिनट राजीव जी प्लीज जवाब दीजिए। राजीव जी जवाब दीजिए। जी राजीव जवाब दीजिए। 1,48,960 ये विधानसभा का लिखित आंकड़ा है। बघेल जी ने कहा नाम बदलो, हम पैसा नहीं देंगे। सीएम का लिखित आंकड़ा है, हठधर्मिता की मैं चुनौती देता हूं उसके बाद नेताओं को। 20-21 में भूपेश बघेल जी ने कहा सही समय पर नहीं दिया गया, अगले वर्ष में हम देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार रामोतर जी क्या ये आवास योजना जो चल रही है वाकई में लग रहा है इससे जो जरूरतमंद है उसको हक मिल रहा है, उसका घर बन रहा है? क्योंकि आवास योजना में कितनी गड़बड़ी है किसी से छुपा नहीं है, ना आपसे ना मुझसे। ऐसा नहीं लगता कि दोनों पार्टियों को आंकड़ों के जाल से अलग गरीबों का घर कैसे बने, जो नहीं बन पाया उसको बनाया जाए, जो पात्र हैं उनको और सामने लाया जाए? इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? मैंने इतना बनाया, तुमने इतना बनाया, तुमने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया। अरे भाई ये जो गरीब है छत्तीसगढ़ के, आपके भी वोटर हैं, आपके भी वोटर हैं, इसमें झगड़ा किस बात का? रामतर जी देखिए, सत्ता के लिए जो राजनीतिज्ञ हैं वो एक पूरी भावनाओं के कैसे खेल सकते हैं, योजनाओं से कैसे खेल सकते हैं, दिखा क्या सकते हैं, ये एक रणनीति का हिस्सा रहता है। इसमें कई जो गरीब है वो उछल जाता है। कई बार तो हम लोग जैसे लोग भी इसके गुमराह हो जाते हैं या भ्रम की स्थितियों में रह जाते हैं। आज जो विधानसभा में रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट एक अलग बयां कर रही है, तो इस रिपोर्ट से छला हुआ महसूस करेगा ना गरीब जो है, आवास के लिए जो घूम रहा है वो। अगर उसके लिए बेसिक तौर पर भी अभी भी काम हो जाए, अब तो डबल इंजन की सरकार है, तो मेरा गरीब, मैं गरीब का हक मैं पूरा करूंगा तो मुझे वोट बैंक मेरा बनेगा। तो वोट बैंक बनाने की जो राजनीति है कि मेरा वोट बैंक मैं बनवाऊंगा तो बनेगा, उसके में नहीं बनेगा, उसके में बन जाएगा, तो ये एक जो राजनीतिक दलों के बीच वोट बैंक बनाने की राजनीति होती है, ठीक है। उसके चलते जो सही गलत है उसके बाद वो बोल नहीं पाते सार्वजनिक तरीके से, एक बात। दूसरा बात जो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक अच्छी योजना है। इस योजना को पूरा करने के लिए राजनीति कम हो, सरकारी अधिकारी कर्मचारी है उसको रोड में बना के काम करे तो ज्यादा फायदेमंद होता। नहीं तो उसके लिए राशि आई नहीं, राशि दी नहीं, राशि लोगों को जारी नहीं हुआ, ठीक है। लोग आवेदन ले लेके अभी तक घूम रहे हैं, उनका हल नहीं हो रहा है। ये एक बड़ी समस्या आज भी बनी हुई है। ठीक है सुरेंद्र जी, आज जो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सदन में कहा कि छत्तीसगढ़ में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, आपके कार्यकाल में क्यों नहीं बन पाए मकान? तब तो आप मेरा राज्य तेरा देश वाली राजनीति खेल रहे थे। क्या यह सच नहीं कि गरीबों का हक, गरीबों का हित इससे प्रभावित और चुनाव में आपकी साख डूबने की भी ये बड़ी वजह रही? मुझे बहुत अच्छे से याद है, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने उस समय कहा था कि मैं प्रधानमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री का नाम है तो क्यों पैसा दूंगा। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था, रामावतर जी गवाह है, कि मैं मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करूंगा। बिल्कुल सही।
जी आप विद्वान पत्रकार हैं आदित्य जी, आज मैं फिर से निवेदन करता हूं आपसे, एक बार जो है डिप्टी सीएम का बयान सदन के भीतर जो उन्होंने दिया है फिर से सुन लीजिए आप। नहीं, ये उन्होंने कहा था कि नहीं कि मैं प्रधानमंत्री के नाम से पैसा क्यों दूं। 2016 में था जिसमें से केवल 6 पैसा क्यों दूं ये बोला, वो बोले मुझे पता नहीं है, बेशर्मी से झूठ बोला गया। अच्छा मुख्यमंत्री ने बोला हमें सुना, अरे मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ने बोला कि मैं क्यों दूं पैसा। ठीक है, अरे भाई ठीक है राजू जी आप पर भूपेश बघेल ने सीधा आरोप लगाया। राजू जी की श्रेय की राजनीति आप कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकाल की उपलब्धि को आप लोग छुपा रहे हैं। आपके अधिकारी और डिप्टी सीएम दोनों पे आरोप लगाया पूर्व मुख्यमंत्री ने। राजीव जी इसमें से 11 लाख बन चुके हैं, आप फिर से वो बात स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार से सत्ता से सवाल कब पूछे? आपने नहीं दी, सूडा ने। राजीव जी जवाब दीजिएगा प्लीज। लैप्स हो गया, कैसे लैप्स हो जाएगा, कैसे लैप्स हो जाएगा राज्य का? भाई ये केवल अडानी की गुलामी के लिए सरकार है। में जंगल नहीं देंगे, 2016 नहीं बनने जाओगे, 2016 का लाख बनने से रहेगा। राजीव जी एक मिनट। राजीव जी मेरा सवाल ये था, आप पर भूपेश बघेल ने सीधा आरोप लगाया कि श्रेय की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकाल की उपलब्धि को आप लोग नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं। आपके अधिकारी और डिप्टी सीएम दोनों पर आरोप लगाया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। राजीव जी छोटा सा जवाब। सुरेंद्र जी सुन लेते हैं प्लीज, सुरेंद्र जी प्लीज। जी राजीव जी कंप्लीट करिए, राजीव जी कंप्लीट करिए। सुरेंद्र जी बौखला गए। सुरेंद्र जी अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मेरा जवाब दे दीजिए। देखिए इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने, भूपेश बघेल जी ने तत्कालीन समय में कहा मैं पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, मैं पैसा नहीं। राजीव जी जवाब दीजिए प्लीज। वो गरीब का मकान नहीं बना। सरकार किस तब भेजती जब मैचिंग सूरज जी माहौल खराब कर रहे हैं। सूरज जी घिर गए हैं, झूठ बोल रहे हैं, चिल्ला के बात को दबा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब सुन, आप सुनने को राजी नहीं हो। अरे आप सुनने को राजी नहीं हो, क्या बात करते हो आप? फालतू बात कर रहे हो। चलिए ठीक है, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। आप दोनों देखिए बहुत वरिष्ठ है, प्लीज प्लीज प्लीज। रामोदर जी ठीक है प्लीज प्लीज प्लीज। रामोदर जी आवास योजना को लेकर दोनों पार्टियां काफी इंटरेस्ट लेती रही हैं। तब जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा लेती थी, और अब जब भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस ले रही है। क्या ये वोट बैंक की राजनीति छत्तीसगढ़ की बड़ी मानते हैं आप? ये रामोदर जी प्लीज प्लीज। सुरेंद्र जी प्लीज सुन लेते रामोदर जी को। जी रामोदर जी, रामोदर जी, राजीव जी प्लीज, हो गया आपका समय, प्लीज प्लीज। रामोदर जी प्लीज कंप्लीट करेंगे। भूपेश बघेल जी छूटे हैं। ठीक है रामोदर जी कंप्लीट करिए प्लीज। रामोदर जी कंप्लीट करिए। देखिए बढ़िया सवाल तो ये खड़ा हो गया है कि गरीबों के आवास को लेकर राजनीति हो गई है। अब इस राजनीति को ठीक करने की जरूरत है। उन गरीबों के लिए जो आपको वोट दे दिए हैं उनके बारे में तो सोचिए। जिस तरह से राजनीति चल रही है, गरीबों के नाम पर कभी इसके ऊपर आरोप लगते हैं, कभी उसके ऊपर आरोप लगते हैं। आरोप की राजनीति को दरकिनार करते हुए बेसिक काम तो करिए। आरोप प्रत्यारोप से क्या होने वाला, उनका जिनका नुकसान होना हो चुका है। चलिए देखिए, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी है रामोदर जी, मुझे बहुत खुशी है कि सुरेंद्र वर्मा जी और राजीव चक्रवर्ती जी इस विषय पर दोनों बेहद गंभीर हैं। सुरेंद्र जी पहले भी बहुत गंभीर शख्स रहे हैं, राजीव जी भी गंभीर रहे, लेकिन मेरे को उम्मीद वही थी अगर उस समय इस विषय को बेहतर तरीके से टैकल किया जाता सुरेंद्र जी, राजीव जी, तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बना था पिछले बार की विधानसभा चुनाव में। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। उम्मीद यही है दोनों पार्टियां केवल अपना श्रेय लेने के बजाय ये चीज को देखें कि सही में अगर जो पात्र हैं गरीब, उनको अगर मकान नहीं मिल रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो दोनों पार्टियों का धर्म, विपक्ष के नाते कांग्रेस का और सत्ता पक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी का, कि उनको उनका आवास जरूर दिलवाएं। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में बिलाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।